हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आजकल आप लोगों को कई क्लासेस देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए और खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए। जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए बिल्कुल थकना नहीं है, हारना नहीं है और रुकना भी नहीं है, चाहे कितनी भी समस्याएँ क्यों ना आए। आज का आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है। इसमें से कौन सा जीवोम लघुत्तम वर्धन काल का है, यानी कि वहाँ का जो जीवोम होगा वो ज़्यादा समय तक डेवलप नहीं करेगा। आपको बताना है कौन होगा। सवाना है, टेंगा है, चैप्रेल है या टुंड्रा है। आप सभी को इन सब के बारे में मैंने पढ़ाया था। आपको याद होगा, चैप्रेल अगर याद है तो ये कैसा था, भूमध्य सागरीय था। भूमध्य सागरीय को चैप्रेल भी कहते हैं ना, याद है या नहीं। आप लोगों को क्लास में बताई हूँ ये सारी चीज़ें। पहला आपका सवाना है जो कि उष्णकटिबंधीय घास है। दूसरा है आपका टैगा जिसमें आपके जो कोड़धारी वन आते हैं, ये आते हैं, शंकुधारी वन भी कहते हैं। और टुंड्रा जो ध्रुवों पे पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ, लाइकेन, मांस, काई, ये सारी चीज़ें। तो बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा लघुत्तम वर्धन काल वाला जीवोम है। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आयोग का पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। टुंड्रा सही हो जाएगा। जो ध्रुवीय क्षेत्रों में और पर्वतों पर बिल्कुल ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इनका जो वर्धन काल है ये बहुत कम होता है। ये कम समय तक बढ़ते हैं या बहुत मतलब अपने आप को ज़्यादा दिनों तक डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि इनको सूर्य का प्रकाश और वर्षा दोनों कम मिलता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सत्य है। आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट आपको मालूम है, मैंने पढ़ाया है। पहला कहना है, टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप तथा एशिया के भागों तक फैला हुआ है। दूसरा कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम टैगा जीवोम है। टैगा जीवोम है। तीसरा कह रहा है, टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। और चौथा कह रहा है, उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। फटाफट बताएंगे कि कौन सी बात है जो आपकी सही है। और ये सारे पॉइंट आपको मैंने क्लास में बताया हुआ है, उम्मीद है कि याद होगा आप लोगों को। मैंने बहुत मेहनत से सारी चीज़ें समझाई थी आप लोगों को। यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें सही हैं। टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप, एशिया, इन सभी के क्षेत्रों में फैले हुए हैं, बिल्कुल सही है। उच्च अक्षांशों पे पाए जाते हैं ये, जहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय आपका जलवायु होता है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जो जीवोम है, जो आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद है, वो आपका टैगा है। मैंने कहा था टैगा जीवोम जो है, यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से ये अपने आप में महत्व रखते हैं, बिकॉज इनकी जो लकड़ियाँ हैं काफ़ी मुलायम और लुगदी युक्त होती हैं, इसलिए इनका आर्थिक महत्व है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और आपका तीसरा भी सही है कि जो आपका टैगा जीवोम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वन होते हैं वो आपके शंकुधारी होते हैं, जिनको कोड़धारी कहते हैं। तो सारी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। कह रहा है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। पहला कह रहा है सदाबहार वन, दूसरा कह रहा है पतझड़ वन, तीसरा कह रहा है शंकुधारी वन और चौथा कह रहा है टैगा वन। आपको बताना है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना इसमें से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र माना जाएगा। तो आप सभी को पता है कि कौन सा है, तो निश्चित ही बच्चा लोग इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर आपके शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये उच्च अक्षांशों पे शीतोष्णकटिबंध में तो पाए ही जाते हैं, साथ ही उपोष्णकटिबंध और उष्णकटिबंध में पर्वतों पर ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो टैगा वन पाए जाते हैं। और वही आपका पूछ रहा है, निश्चित ही सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है वो किसका है, आपके शंकुधारी वन का है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये ले लीजिए कि प्राकृतिक वनस्पतियों का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कह रहा है, डेवलप्ड क्षेत्र, तो डेवलप्ड में तो आपके सदाबहार आ जाएंगे। डेवलप्ड में अगर कहेंगे, यहाँ पे विस्तृत होता, विकसित कह रहा है, तो विकसित के हिसाब से आपके सदाबहार हैं जो सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा मैच्योर है, तो आपका पहला सही हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे होता सबसे ज़्यादा विस्तृत,
विस्तृत पूछ लेता तब आपका शंकुधारी यानी कि टैगा हो जाता। देखिए क्वेश्चन बदलते ही उत्तर बदल जाता है। विकसित कह रहा है, मैच्योर कह रहा है, डेवलप्ड कह रहा है। जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, विकसित है, मैच्योर है तो कौन हो जाएंगे? सदाबहार वन हो जाएंगे। लेकिन अगर कहता सबसे ज़्यादा विस्तृत कौन सा है, जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है, तब आपके हो जाते शंकुधारी वन या टैगा वन। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए चलो, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है मैंग्रोव, दूसरा कह रहा है कटीली झाड़ियाँ, तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय आपके शुष्क पर्णपाती और चौथा कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वन है वो किस तरह के पाए जाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ऑप्शन में नहीं है, तो आपका जो सही हो जाएगा वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का ये हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपके सदाबहार वन आ जाएंगे। तो याद रखिए आर्द्र पर्णपाती शुष्क वन सबसे ज़्यादा है, फिर आपके जो है पर्णपाती शुष्क वन है, और उसके बाद आपका आर्द्र पर्णपाती सदाबहार वन है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन के आधार पे या ऑप्शन के आधार पे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है वन, क्या वन कोड़धारी होते हैं? क्या सवाना उष्णकटिबंधीय जंगल है? क्या मरुस्थल झाड़ी एवं घासें हैं? क्या टैगा अल्पाइन को कहते हैं? और पांचवा ले लीजिए, कोई नहीं, कोई नहीं। अब आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने है 5 ऑप्शन और आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और आपको थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, लेकिन अगर विचार करेंगे तो गलत नहीं होगा। हालांकि कन्फ्यूज़न होना लाजमी है, यहाँ पे शब्दावलियाँ ही कुछ इस तरह की हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपका सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। वन कोड़धारी होते हैं, कोड़धारी जो आपके होते हैं वो वन कहलाते हैं। सवाना जो है ये घास हैं, बड़े बड़े घास स्थल होते हैं। लेकिन ये घास स्थल कैसे होते हैं? जंगल जैसी संरचना की होती हैं, तो इनको उष्णकटिबंधीय जंगल कहने में कोई बुराई नहीं है। बिकॉज इसमें बहुत सारे आपके शिकारी जानवर पाए जाते हैं, शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे शिकारी और शाकाहारी जानवरों का शरण स्थली है, इसलिए हम इसे उष्णकटिबंधीय जंगल कह सकते हैं। और आपका मरुस्थल, आपको पता है कि वहाँ पे झाड़ियाँ और घासें होती हैं। आपको देखना ये होगा कि वो मरुस्थल कैसा है। कुछ मरुस्थल में थोड़ी पानी होती है, कहीं कहीं बहुत शुष्कता होती है। और टैगा को आप अल्पाइन कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 5, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आपको जो मैंने बताया उसको ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बुक में यही सही किया है कि सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो बुक को आधार बना के मैं आपको उत्तर बता रही हूँ कि सारी बातें सही हैं। और यहाँ पे बुक ने क्यों ऐसा किया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपके उष्णकटिबंधीय समाना घास के मैदान है काफ़ी बड़े बड़े आकार के होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। तो इस आधार पे अगर बुक के हिसाब से आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला देखिए, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ी वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका में चौड़े वृक्ष रहित घास का जो मैदान है वो क्या कहलाता है? यानी कि मैदान काफ़ी बड़ा है, उसमें वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे घास है, वो घास का मैदान क्या कहलाएगा? आपके सामने है 4 ऑप्शन, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कुछ घास शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं, कुछ उष्णकटिबंधीय होते हैं। कौन सा घास कहाँ पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है, सब चीज़ें मैंने बताया था आपको। तो बच्चा लोग क्या सही हो जाएगा? तो आपके हिसाब से जो सही है वो क्या होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, पंपास। पंपास आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंट जो आपका टीना है, ये आप सभी को पता होगा कि क्या है, ये दक्षिण अमेरिका का है ना। अर्जेंटीना जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, तो आपका इसलिए पंपास सही हो जाएगा। सेल्वास आप सभी को पता है, ये सदाबहार वन को कहते हैं, जो कि ब्राज़ील के अमेजन जंगल में पाए जाते हैं, इनको सेल्वास कहा जाता है। ये सदाबहार वन होते हैं। प्रेरी आपको पता है ये उत्तरी अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका का है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का है, तो ये तो होगा नहीं। स्टेपी आप सभी को पता है कि ये मध्य एशिया का है, मध्य एशिया का है, इसलिए ये भी नहीं होगा। मध्य एशिया का है, ये उत्तरी अमेरिका का है। ये आपकी ब्राज़ील के जंगल हैं। और यहाँ घास की बात कर रहा है तो आपके पंपास ही हैं, जो अर्जेंटीना में बहुत बड़े क्षेत्र पर पाए जाते हैं। और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास हैं जो काफ़ी पौष्टिक होते हैं, चारागाह के लिए यूज किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है साल, क्या ये केरल में पाए जाते हैं। कह रहा है सागौन, क्या ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है चिनार, क्या जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और चौथा कह रहा है चंदन, क्या ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। यहाँ पे चिनार दिया है, यहाँ पे चीड़ भी हो सकता था, चीड़। अब आप बताएंगे कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। ये सारे आयोग के पूछे हुए प्रश्न हैं बच्चा लोग, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन से पौधे कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि जो साल है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, तो ये केरल में नहीं होगा। साल और सागौन दोनों बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो केरल नहीं होगा, इसलिए पहला गलत हो गया। चीड़ या चिनार जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। चंदन कर्नाटक में बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ये भी एक बड़ा रीज़न था जो आपका मैसूर है उसको अपने अंदर में लेने का, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है चंदन की लकड़ियाँ मिलती थी, जो कि अंग्रेज़ों के मतलब निगाहों में खटक रही थी, और इस वजह से भी उसने कहीं ना कहीं मैसूर पर आक्रमण किया। हालांकि मैसूर में बहुत बड़ा बढ़िया लैंड भी था जहाँ कृषि उत्पादन बहुत होता था। साथ ही मैसूर के राजा शक्तिशाली भी थे, जिनके शक्तियों को अंकुश भी लगाना जरूरी था। तो मैं हिस्ट्री की बातें बता दे रही हूँ आपको, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आपका केवल और केवल पहला सही नहीं है। अगला देखिए, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है। अगर कहीं पे वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसे क्या कहेंगे। पहला कह रहा है फार्मेंसन्स, दूसरा कह रहा है बेंथम, तीसरा कह रहा है नेक्टन और चौथा कह रहा है बायोम। आपको बताना है वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सी संज्ञा दी जाती है। और आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है नया हो। आपको ये तो पता है कि जो आपके बेंथम है ये आपके समुद्र में सबसे नीचे वाले क्षेत्र को कहते हैं। समुद्र में सबसे नीचे जो क्षेत्र होता है उसको बेंथम कहते हैं, यानी कि समुद्र में जो सबसे नीचे समुदाय रहता है जीवों का उसे बेंथम कहते हैं, जो नीचे की तली में रहते हैं, कचड़े में रहते हैं। नेक्टन जो बीच में रहते हैं, जिसमें बड़े बड़े जीव आते हैं जैसे शार्क, व्हेल, ये सारे आ जाएंगे। ऊपर जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं, शैवाल होते हैं। बायोम आप सभी को पता है कि धरती पे बहुत तरह के बायोम होते हैं, जैसे वर्षावन बायोम, पतझड़ बायोम, मरुस्थल बायोम, टुंड्रा बायोम, ये सब बायोम होते हैं। तो ये यहाँ पे जो आपका उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये शब्द मुझे बिल्कुल नया लगा था, और ये चूँकि इसका डिटेल मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने गूगल भी किया तो गूगल पर भी इस शब्द का कुछ खास अर्थ नहीं बताया, कुछ मतलब नहीं समझ में आया। लेकिन उत्तर आयोग ने इसी को सही किया है कि जो आपका वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र है उसको फार्मेंसन्स की संज्ञा दी जाती है। तो आप लोग भी इसको याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही है। अगला देखिए, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। कौन से बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। पहला कह रहा है रूम सागर बायोम, दूसरा कह रहा है मानसूनी बायोम, तीसरा कह रहा है विषुवतीय वन बायोम, और चौथा कह रहा है टैगा बायोम। आपके सामने है चार ऑप्शन, और आपको बताना इनमें से कहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। और ये आप सभी को पता है, मेरे बच्चों को पता है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता कहाँ होगा। मैंने बताया था 0 से जब आप 90 की तरफ जाएंगे तो उत्पादकता घटती चली जाती है। तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। विषुवतीय वन, जिसको हम वर्षा वन भी कहते हैं या सदाबहार वन भी कहते हैं, इसकी आपकी प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है। अगला देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है। देहरादून, भोपाल है, हरिद्वार है या अल्मोड़ा है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं इसको पहले भी सॉल्व करा चुकी हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके हिसाब से। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, एमपी भोपाल में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। महोगनी, रोजवुड और अबनुस किस बायोम के वृक्ष हैं। महोगनी, रोजवुड और अबनुस किस बायोम के वृक्ष हैं, ये तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा। विषुवतीय वन बायोम के हैं, या भूमध्य सागरीय बायोम के हैं, या मानसूनी बायोम के हैं, या टैगा बायोम के हैं। महोगनी, रोजवुड और अबनुस ये सारे क्या हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं। तो कहाँ पे पाए जाएंगे जब सदाबहार हैं, तो विषुवतीय वन बायोम में पाए जाएंगे। भूमध्य रेखा के आसपास के वन बायोम में पाए जाएंगे, सदाबहार वन बायोम में पाए जाएंगे।
विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम, सवाना घास बायोम या मानसूनी बायोम? बताएंगे बच्चा लोग, ये शब्द थोड़ा सा अटपटा सा है, विक्षुब्ध वन बायोम, लेकिन इसको आयोग ने इसमें क्या सही उत्तर दिया है आपको वो बताना है। तो याद रखेंगे, आपका विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये मानसूनी वन बायोम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइगा, टुंड्रा, सवाना नहीं है, मानसूनी बायोम है विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध जो है पारिस्थितिकी तंत्र। हो सकता है यहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव परिवर्तन की वजह से ऐसा नाम रखा गया हो। बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा होती है, प्लांट हरे भरे होते हैं, बाकी टाइम में पानी की कमी होती है तो प्लांट पत्तियां गिराते हैं और बहुत सारे मतलब संघर्ष करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेके ऐसा बनाया गया होगा। अगला देखिए, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम के, रूम सागर बायोम के, विषुवत-रेखीय वन बायोम के या मानसूनी सदाबहार हैं? आपको बताना है साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। आपने भी देखा है साल, सागौन और शीशम, खास करके सागौन और शीशम तो देखा ही है, तो कौन सा बायोम हो जाएगा? एकदम कॉमन सेंस का है, निश्चित ही चलो कोई दम नहीं है, मानसूनी बायोम हो जाएगा। मानसूनी बायोम हो जाएगा और ऐसे पूछेगा तो आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएंगे। आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएंगे। आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब होता है जहाँ 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, उसे आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। तो आपका पहला सही है। सदाबहार नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, विषुवत रेखीय भी नहीं है और ये बात भी सही नहीं है। भारत का सुंदरबन उदाहरण है। भारत का जो सुंदरबन है ये किसका उदाहरण है? एकदम कॉमन सेंस का है, पढ़ाई हूँ आप लोगों को। शीतोष्ण वन है, सदाबहार वन है, ज्वारीय वन है या रोम सागरीय वन है? बताएंगे आपका जो सुंदरबन है ये किस तरह का बायोम है। तो आप सभी को पता है सुंदरबन यानी कि ये सुंदरी के जो वृक्ष हैं ये कैसे वन है? अनूप वन है, बेलांचली वन है, ज्वारीय वन है, इनको लवणीय वन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्वारीय वन। अगला देखिए, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? इसमें से कौन सा जो बायोम है वो सबसे कम जैव विविधता वाला होगा और उसमें जैव भार भी सबसे कम होगा? टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम, रूम सागर बायोम या स्टेपी बायोम? तो मेरे बच्चों के लिए तो इस प्रश्न में कोई दम नहीं है, इतना अच्छे से समझाया है आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा उत्पादकता और सबसे ज़्यादा जैव भार आपके विषुवत रेखा पे होता है और जैसे जैसे ऊपर के क्षेत्र में जाएंगे घटते चला जाएगा। 90 के पास सबसे कम होगा, तो 90 के पास कौन होते हैं? टुंड्रा होता है, यानी कि टुंड्रा बायोम में सबसे कम आपकी जैव विविधता और सबसे कम जैव भार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? रेंडियर किस बायोम का जंतु है? आप सभी को पता है भालू जैसा जंतु होता है जिसको रेंडियर कहते हैं और ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बर्फीले क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? टैगा होगा, टुंड्रा होगा, रूम होगा या शीतोष्ण होगा? तो आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? तो शुद्ध रूप से रेंडियर जो है ये टुंड्रा बायोम में पाए जाते हैं। टाइगा में भी देखने को मिलते हैं लेकिन बड़े पैमाने पे कहाँ मिलेंगे? टुंड्रा में मिलेंगे, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपके रेंडियर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपने घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? अफ्रीका के जायरे बेसिन में कौन सी जनजाति है जो अपना घर पेड़ों पे बनाती है? रीज़न भी है, जायरे जो है, कांगो जो है, ये सब विषुवत रेखा के पास है। वर्षा बहुत होती है और अगर वर्षा होगी तो नीचे जानवर भी बहुत होंगे, कीड़े मकोड़े भी बहुत होंगे, तो ये अपने घरों को छत मतलब जो है पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, जो कि यहाँ खतरनाक जानवर भी रहते हैं। तो आपको बताना है कौन से हो जाएंगे? बुशमैन है, पिग्मी है, मसाई है या लैम्बरजैक है? तो चलो क्या सही हो जाएगा? आपका जो सही है वो है पिग्मी। जो पिग्मी होते हैं ये लोग अपना जो घर है ये पेड़ों के ऊपर बनाते हैं और जो बुशमैन है ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन है, पिग्मी जो है ये आपके पेड़ों पे घर बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, सागरीय तली पर पाए जाने वाले पादपों एवं प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? ये तो मैंने आज की क्लास में बता दिया कि सागर में 3 तरह के जीव पाए जाते हैं और जो तली में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो सतह पे पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो बीच में होते हैं उनको क्या कहा जाता है। मान लीजिए आपका सागर है, इसमें जो सतह पे तैरते हैं इनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। जो बीच में बड़े बड़े जीव होते हैं इनको नेक्टन कहते हैं।
नेक्टन और आपका जो सबसे नीचे होते हैं उनको बेंथम कहते हैं, बेंथम। तो सबसे नीचे जो वनस्पति और जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे बेंथम। देखिए दिया भी है, प्लैंकटन सबसे ऊपर, नेक्टन सेकंड, बेंथम सबसे नीचे। नेक्टर कुछ नहीं होता, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए बच्चा लोग, कह रहा है मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वनावरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए। अगर आप मैदानी क्षेत्र में वातावरण को संतुलित रखना चाहते हैं तो कम से कम कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, 50%, 40%, 30% या 25%? बताएंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया बता दिया है, मैदानी बेल्ट बता दिया। मैदानी बेल्ट में न्यूनतम कितना वन होना चाहिए, न्यूनतम की बात करें, यानी कि उससे कम मतलब संभव ही नहीं है या होना नहीं चाहिए। तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 25%। मैदानी बेल्ट में कम से कम 25% जो है वन वो होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए बहुत मतलब कम से कम 33% होना चाहिए, और उससे ज़्यादा रहे तो और भी अच्छा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है, बिकॉज मैदानी बेल्ट में लोग खेती और ऐसे चीज़ों में ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 25% होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है हमारे मैदानी बेल्टों में आज भी वन बहुत ही कम है, 10% से भी बहुत कम। आप देखिए अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 अगस्त से 7 अगस्त। बताएंगे वन महोत्सव सप्ताह कब कब मनाया जाता है। एकदम कॉमन सेंस का है बच्चा लोग। वन महोत्सव का मतलब है कि वन लगाना, वनों के लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना। और वन हम कब लगाएंगे, जब बारिश होगा, जब पानी उपलब्ध होगा, तब वन आसानी से लगते हैं, तब प्लांट आसानी से डेवलप कर जाते हैं। बाकी टाइम में तो हम उतना पानी ही नहीं दे पाते कि वो डेवलप करें या बढ़ें। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 जुलाई से 7 जुलाई। तो उम्मीद है बच्चा लोग क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करके ग्रुप में कमेंट करते हैं, ग्रुप में मत किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए। बिकॉज ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है उनको ना अच्छा लगता हो। कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम उसको देखेंगे, कभी भी देख पाएंगे, हमेशा देख पाएंगे। तो आप लोग वहाँ ना करके सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही कमेंट किया करें। तो आज के लिए इतना ही। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए, बढ़िया सिलेक्शन हो आप लोगों का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।